सूक्ष्म ज्यामिति के इतिहास की कड़ी में एक नाम और है जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका जन्म 1881 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1955 में हुई थी। ये स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे और बाद में इन्होंने लंदन में माइक्रोबायोलॉजिस्ट या सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक के रूप में काम किया। इनका जो मुख्य काम था वो ये था कि उन्होंने एक एंटीबायोटिक की खोज की जिसका नाम पेनिसिलिन दिया और इस काम के लिए उन्हें आगे चलकर नोबेल प्राइज़ मिला था। तो जब एंटीबायोटिक की खोज हुई तो एंटीबायोटिक की खोज होने के बाद से माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में जो विकास था वो तेज़ी से हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक जो होते हैं वो होते क्या हैं। एंटीबायोटिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा ही स्रावित किए जाते हैं, पर एक सूक्ष्म जीव द्वारा स्रावित पदार्थ जो होता है वो दूसरे सूक्ष्म जीव के लिए हानिकारक प्रभाव रखता है या उसकी वृद्धि को रोक देता है। तो इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। जो अलेक्जेंडर ने जिस एंटीबायोटिक की खोज की थी उसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन दिया था। एंटीबायोटिक जो है उसका प्रारंभिक अध्ययन था वो जॉन टिंडल द्वारा किया गया था 1881 में। इन्होंने फंगस यानी कि फफूंद की एंटीबायोटिक क्षमता के ऊपर कार्य किया था, लेकिन बाद में आगे चलकर 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिटेल स्टडी की और पेनिसिलिन का जो है कि सेपरेशन किया फंगस से। आइए अब आगे देखते हैं कि 1920 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने एग या मुर्गी के जो अंडे होते हैं उनसे एक ऐसे एंजाइम का पता लगाया जिसका नाम उन्होंने लाइसोजाइम दिया था। ये एंजाइम जो था वो किसी भी बैक्टीरिया की लाइसिस या उसको नष्ट करने की क्षमता रखता था। तो आगे जाके इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि रोगाणुओं से होने वाली या जीवाणुओं से होने वाली जो बीमारियां हैं उसके प्रति किसी ऐसे पदार्थ का निर्माण हो सके जिससे कि हम उन बीमारियों से अपना उपचार कर सकें। तो ये स्टेफाइलोकोकस जो कि एक बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर काम कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि उनकी जो संवर्धन प्लेटें थी, बैक्टीरिया का संवर्धन करने पर ये जो प्लेट होती है ये एक पेट्री प्लेट है, इसके अंदर मीडियम भर के और इसमें बैक्टीरिया का कल्चर किया जाता है। तो उन्होंने देखा कि जो पूरी प्लेट है वो बैक्टीरिया के कल्चर के कारण बिल्कुल वाइट हल्की सी जिलेटिन जैसी दिखाई देती है, लेकिन कुछ जो प्लेटें थी उसमें दुर्भाग्यवश या कहें कि भाग्यवश उसमें किसी फफूंद का संक्रमण हो गया। तब तक उन्होंने ये नहीं देखा था कि वो फफूंद कौन सी है। तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर वो फफूंद उगी हुई थी उसके आसपास का क्षेत्र जो था वो बिल्कुल साफ हो गया, यानी कि यहाँ पर जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हो पाई। इस आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो फफूंद है ये जो भी है इससे एक ऐसा जो केमिकल है वो स्रावित हो रहा है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को अवरुद्ध कर रहा है। जब इस फंगस का अध्ययन किया गया तो उन्होंने पाया कि ये फंगस पेनिसिलियम नोटेटम थी और इससे जो केमिकल पदार्थ निकल रहा था उसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन दिया। 1941 में इन्होंने पेनिसिलिन के क्रूड एक्सट्रैक्ट को स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से होने वाले रोग के उपचार में काम में लिया और उन्होंने देखा कि इसमें उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। आगे चलकर फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरी ने 1928 से लेकर 1940 तक इन्होंने इस तरह की बहुत सी बीमारियों का अध्ययन किया और उन बीमारियों के ऊपर भी अलग अलग फफूंद से निकलने वाले जो केमिकल होते हैं उनका प्रभाव देखा। आगे चलकर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1944 में सबसे पहले सेप्टिसीमिया के इलाज में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का प्रयोग किया। सेप्टिसीमिया का मतलब ये होता है कि जैसे हमें कोई चोट लग गई और फिर हम देखते हैं कि अगर हम उससे पूरी तरह से अगर हम उसकी पट्टी ना करें या उस पर कोई दवाई ना लगाएं तो थोड़े दिनों बाद उसमें मवाद पड़ जाता है या पस पड़ जाता है, यानी कि उसमें बाहर से बैक्टीरिया का संक्रमण होने लगता है। तो इस संक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने पेनिसिलिन का प्रयोग किया था। आगे चलकर 1945 में फ्लेमिंग, चेन एंड
फ्लोरी को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया उनके इस एंटीबायोटिक की खोज के लिए। अगला वैज्ञानिक है सैलमन ए वॉक्समैन। सैलमन ए वॉक्समैन जो है, इनका जन्म 1888 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुई। ये यूक्रेन में पैदा हुए थे और आगे चलकर इन्होंने रुटगर्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम किया। इनका जो काम था ये मुख्यतः मृदा सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे, यानी कि ये ज़मीन में अलग अलग गहराई में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनका अध्ययन करते थे। जब वो अपना अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा 1940। अब हम आगे इनका काम देखते हैं सैलमन ए वॉक्समैन का, जो कि बेसिकली मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे। ये मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न माइक्रोब्स का अध्ययन करते थे। अध्ययन करते टाइम उन्होंने एक एक्टिनोमाइसीज नामक जीवाणु का अध्ययन किया, जो कि एक फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। इसीलिए इसे बैक्टीरिया और फंजाई के बीच की योजक कड़ी भी माना जाता है। तो ये जो एक्टिनोमाइसीस बैक्टीरिया था, इससे उन्होंने 1940 में एक्टिनोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया। 1943 में इन्होंने स्ट्रेप्टोथ्रिसिन, जो कि एक्टिनोमाइसिस से ही पृथक किया गया था, ये प्राप्त किया और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और माइकोबैक्टीरिया के ऊपर प्रभावी था। आगे जैसे जैसे उन्होंने स्टडी की वैसे वैसे उन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। इस बैक्टीरिया से उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया और ये एंटीबायोटिक जो था वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में काम आने लगा। इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज से जो इन्हें पैसे मिले, उससे इन्होंने रुटगर्स यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की स्थापना की। इसके अलावा ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है वो अमीबा, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी हानिकारक होता है। इसी तरह से इन्होंने नियोमाइसिन की खोज की। नियोमाइसिन जो होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी जो बैक्टीरिया होता है उससे प्राप्त किया जाता है और ये भी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के लिए हानिकारक होता है। आइए अब हम अगले वैज्ञानिक के बारे में पढ़ते हैं, जिनका नाम है एडवर्ड जेनर। इनका जन्म 1749 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1823 में हुई थी। इन्होंने सबसे पहले टीकाकरण या वैक्सीनेशन की जो तकनीक थी उसका खोज किया था 1795 में। ये बेसिकली दो रोगों पर काम कर रहे थे, काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स। काउपॉक्स जो होता है जिसे गौ शीतला कहते हैं, ये काऊ के अंदर या गाय के अंदर होने वाला शीतला रोग है, जबकि स्मॉल पॉक्स जो होता है वो इंसानों के अंदर या मनुष्य के अंदर होने वाला शीतला रोग है, जिसे कि चेचक कहा जाता है। ये तो उन्होंने देखा कि अगर काऊ है कोई और उसमें काउपॉक्स हो गया है तो ऐसी गाय का जब दूध दूहते हैं तो उस टाइम जो ग्वाले होते हैं वो कई बार काउपॉक्स से संक्रमित हो जाते हैं। जब ये संक्रमण ठीक हो जाता है उसके बाद अगर कभी उन्हें स्मॉल पॉक्स का भी इन्फेक्शन हो तो उन्हें स्मॉल पॉक्स का कोई असर नहीं होता है। तो एक तरह से ये जो काउपॉक्स के जो बैक्टीरिया होते हैं ये इम्यूनिटी पैदा कर देते हैं उस इंसान के अंदर, और जब उसमें स्मॉल पॉक्स एंटर करता है तो वो व्यक्ति उससे संक्रमित नहीं होता है। तो पुराने ज़माने में ये पद्धति टीकाकरण के लिए काम में लेनी प्रारंभ की गई। WHO ने भी ये घोषित कर दिया था कि जो चेचक रोग है ये सबसे पहला ऐसा रोग है जिसके लिए इंसानों ने एक टीके का विकास कर लिया है। 1880 में पाश्चर ने एंथ्रैक्स, चिकन कॉलेरा और रेबीज़ के लिए टीकों का आविष्कार किया। जो पाश्चर थे वो चिकन कॉलेरा के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि चिकन जो सामान्य चिकन है उसके ऊपर अगर कॉलेरा के ऐसे स्ट्रेन का प्रवेश हो जाए जो कि अनउग्र है, यानी कि जो जिसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, तो उसके अंदर ऐसी इम्यूनिटी पैदा हो जाती है कि जिसकी वजह से उसमें अगर आगे चलकर उग्र
प्रभेद भी प्रवेश करता है तो चिकन के अंदर वो रोग उत्पन्न नहीं होता है। यानी ये अनुग्र जो स्ट्रेन है इसका, वो कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस करता है या बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव लाता है जिसकी वजह से इसमें उग्र प्रभेद के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। तो आगे चलकर इसी से वैक्सीन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि वैक्सीन के अंदर हम या तो उस रोगाणु के ए वायरुलेंट स्ट्रेन का प्रयोग करते हैं या फिर उस रोगाणु के इतने छोटे पार्ट का प्रयोग करते हैं जो कि रोग उत्पन्न करने में सक्षम ना हो, या उस रोगाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले जो केमिकल हैं जो कि हानिकारक होते हैं, लेकिन इन केमिकल्स को रसायन क्रिया द्वारा कम हानिकारक रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और इनका प्रयोग एज ए वैक्सीन किया जाता है। जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो बॉडी को एक तरह से उस रोग के लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए वो क्या कहते हैं, उत्साहित करते हैं और उस जीव के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है स्पेसिफिक रोग के लिए। और जब इसमें फर्दर उस रोग के उग्र प्रभेद का भी प्रवेश होता है तो वो जीव जो होता है वो उसमें वो रोग उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसमें पहले से उस रोग के लिए प्रतिरक्षा जो है वो उत्पन्न हो गई है। अब आगे देखते हैं कि रेबीज जो कि कुत्तों के काटने से होने वाली बीमारी है, उसके लिए डेड वायरस का प्रयोग किया जाता है वैक्सीन के रूप में। टेटनस है, टेटनस के लिए टेटनस के द्वारा ये इनके रोगाणुओं द्वारा स्रावित जो टॉक्सोइड्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उन्हें जब रसायन क्रिया द्वारा ऐसे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे कि वो कम हानिकारक अवस्था में आ जाते हैं। तो इस तरह के टॉक्सोइड्स जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि कृत्रिम निष्क्रिय रोधक क्षमता। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो माइक्रोब होते हैं उन्हें सबसे पहले किसी जीव जैसे कि घोड़ा या फिर खरगोश के अंदर प्रवेश कराया जाता है और जब इन जीवों में वो माइक्रोब एंटर करता है तो इन जीवों में उस माइक्रोब के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। फिर इन एंटीबॉडीज़ को उस एनिमल के ब्लड में से वापस बाहर निकालकर टीके के रूप में इंसान में प्रवेश कराया जाता है, तो उसके अंदर उस इंसान में भी उस जीव के प्रति रोधक क्षमता विकसित हो जाती है। इस तरह का टीका जो होता है वो स्मॉल पॉक्स और पोलियो से बचाव के लिए काम में लिया जाता है। तो ये था अभी तक के जो लेक्चर हैं उसमें मैंने थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री और उनके द्वारा विभिन्न साइंटिस्ट के द्वारा किए गए काम को समझाने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे के लेक्चर में हम आगे बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के बारे में अध्ययन करेंगे।